हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 7 फरवरी 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो सबसे पहली और प्रमुख न्यूज़ बनाई गई है वो है कि मथुरा में केशव देव मंदिर तोड़कर बनाई गई ईदगाह, एएसआई का जो जवाब है वो बनेगा साक्ष्य। ये जवाब क्या है? ये एक आरटीआई के थ्रू एक जवाब मांगा गया था जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था, यानी कि आगरा के मंडल का जो एएसआई है उसने ये एक्सेप्ट किया था कि हाँ, यहाँ पर पहले मंदिर था जिसे तोड़कर ही ईदगाह बनाया गया है। तो इस आरटीआई के जवाब को यहाँ साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले में ये एक नया मोड़ आया है जब एक आरटीआई के जवाब में एएसआई ने जानकारी दी थी कि हाँ, औरंगजेब ने मथुरा में केशव देव मंदिर तोड़कर ही शाही मस्जिद का निर्माण कराया था। अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने 1 वर्ष पूर्व मथुरा सीजेएम कोर्ट में वाद दायर किया था। उन्होंने दावा किया था कि शाही मस्जिद ईदगाह ही श्री कृष्ण जन्म स्थान का मूल गर्भगृह है और इसे हिंदुओं को लौटाया जाए। दावे की पुष्टि के लिए उन्होंने आरटीआई पर एएसआई से मिले जवाब को लगाया था। इसमें बताया गया कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर शाही मस्जिद यानी कि ईदगाह का निर्माण कराया था और नवंबर 1920 में 1920 में विभाग ने प्रकाशित अपने गजट में भी इसका उल्लेख किया था। अजय सिंह ने यह आरटीआई मथुरा न्यायालय में वाद दायर करने से पिछले साल पहले लगाई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रंजना अग्निहोत्री आदि के वाद पर 14 दिसंबर 2023 को शाहिद मस्जिद ईदगाह का कोर्ट कमीशन सर्वे कराने का आदेश दिया था। यानी कि एक बार फिर से ये तय माना जा रहा है कि जो मथुरा में जो शाही मस्जिद है, जो कृष्ण मंदिर के बगल में है, वो असल में वही कृष्ण जी का मूल जन्म स्थान है जो उस टाइम पर कारागृह था, क्योंकि कृष्ण जी का जो जन्म है वो कारागृह में हुआ था। तो उस जेल जो थी उसको तोड़कर ही ईदगाह बनाया गया था। तो सर्वे में भी ये बात सामने आई थी और संभवतः अब इस पर केस चलेगा और शायद इसमें भी पूजा अर्चना स्टार्ट हो सकती है। आप नेताओं के ठिकानों पर ईडी के छापे। देखिए, सीएम के जो निजी सचिव हैं, यानी आम आदमी पार्टी के निजी सचिव और सांसद गुप्ता जी के आवास पर भी तलाशी ली गई है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है ये मामला और 38 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट में 21 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। और ये जो 21 करोड़ का आरोप लगा है वो चुनावी अभियान में लगा दिया गया था, चुनाव प्रचार में लगा दिया गया था। ईडी ने कहा कि बड़ी दरों पर किया गया है, मतलब ठेका दिया गया था, यानी कि खूब रुपए बढ़ा बढ़ा के ठेके दिए गए थे और रिश्वत वसूली गई थी ठेकेदारों से और इसमें खूब धांधली की गई थी। दावा यह भी है कि वसूली गई राशि में से बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी ने चुनावी फंड में इस्तेमाल किया था। तत्कालीन चीफ इंजीनियर ठेकेदार की हो चुकी है गिरफ्तारी। देखिए, दिल्ली शराब घोटाले के बाद ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी है। ईडी ने मंगलवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार समेत दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सदस्य सलभ कुमार, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एनडी गुप्ता, सीए पंकज मंगल व दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी से जुड़े कुछ अन्य लोगों के करीब दर्जन भर लोगों के यानी कि ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी करी है। दिल्ली जल बोर्ड के 38 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट में 21 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप इसमें लगाया गया है और यह भी बताया गया है कि इसका चुनाव में इस्तेमाल कर दिया गया था। नेक्स्ट न्यूज है कि शरद पवार को झटका, अजीत को मिली पार्टी और चुनाव चिन्ह भी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लेकर बड़ा फैसला किया है। शरद पवार से नई पार्टी का नाम मांगा गया है। समाजवादी पार्टी और शिवसेना की तर्ज पर ही निर्णय आया है, यानी कि अजीत पवार को पुरानी पार्टी मिल गई है, चुनाव चिन्ह मिल गया है। शरद पवार को अब नई पार्टी का नाम सुझाने के लिए बोला गया है और उन्हें नया चुनाव चिन्ह दिया जाएगा। पार्टी पर दावे की लड़ाई में शरद पवार को झटका लगा है। लंबी सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने भतीजे अजीत पवार के गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सौंप दी है।
शरद पवार और अजीत पवार के बीच जो चल रही लड़ाई को लेकर यह फैसला 6 महीने से ज़्यादा समय तक सुनवाई के दौरान चला, यानी कि चुनाव आयोग में इसकी सुनवाई होती रही, जिसमें आयोग ने दोनों पक्षों से पार्टी के अपने अधिकारों को लेकर सबूत पेश करने को कहा। इस दौरान दोनों ही पक्षों ने अपने अपने पक्ष में विधायकों, सांसदों और पदाधिकारियों के शपथ पत्र सौंप दिए थे। इसी आधार पर यह फैसला लिया गया है और एक तरीके से फिर से ये पार्टी छिन गई है शरद पवार से और वो चली गई है अजीत पवार को। 41 विधायक अजीत पवार के साथ आ गए थे और उन्होंने जो शिवसेना यानी कि शिंदे गुट है उनको समर्थन दे दिया था। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश। बहुविवाह, बाल विवाह, हलाला, इद्दत तलाक और जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए ये यूसीसी कानून लाया जा रहा है। महिलाओं को संपत्ति में मिलेगा बराबरी का अधिकार। देखिए, उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की दिशा में निर्णायक पहल की है। मंगलवार को विधान सभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इसे पेश किया गया, जिसको नाम दिया गया है यूसीसी उत्तराखंड 2024 विधेयक। 392 धाराएं इसमें टोटल हैं, जिसमें उत्तराधिकार से संबंधित धाराओं की ही संख्या 328 है। विधेयक में महिला अधिकारों के संरक्षण को केंद्र में रखा गया है। कुल 192 पृष्ठों के विधेयक को 4 खंडों में विवाह और विवाह विच्छेद ये पहला खंड हो गया, उत्तराधिकार दूसरा, सहवासी संबंध यानी कि लिव इन रिलेशनशिप तीसरा और सहवासी संबंध व विविध में इसे विभाजित किया गया है। तो विधेयक के पारित होने के बाद इसे राजभवन में भेजा जाएगा यानी राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और फिर ये कानून का रूप ले लेगा। इसमें बहुविवाह, बाल विवाह, इद्दत और हलाला जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया है। संहिता के लागू होने पर किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विधेयक पेश होने पर भाजपा विधायक ने इसमें जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगे और कहा गया कि यह कानून पारित हो गया है, जिससे महिलाओं के अधिकारों में बढ़ोतरी होगी और महिलाओं का शोषण नहीं होगा। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से दहला हरदा, 12 लोगों की मौत हो गई है इसमें। और देखिए, मध्य प्रदेश में हरदा जिले के बैरागढ़ गांव में स्थित ये पटाखा फैक्ट्री थी जिसमें आग लग गई है, जिसमें 12 लोग मारे गए हैं और 171 लोग घायल हो गए हैं। 45 मिनट तक रह रहकर धमाके होते रहे। जाहिर सी बात है, पटाखा फैक्ट्री थी तो उसमें कुछ माल तैयार होगा, कुछ बनने के लिए रेडी होगा, तो आग तो लगने पर धमाके होने ही थे। हादसे की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आपात बैठक की। उसके बाद बचावकर्ता का इसमें जुट गए, सेना की भी मदद ली गई है और इनके जो मालिक हैं फैक्ट्री के, राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल और उनके सहयोगी रफ़ीक खान को उज्जैन की तरफ भागते हुए यानी सटीक जानकारी के बाद उन्हें पकड़ लिया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है कि जल प्रदूषण से संबंधित छोटे मामले अपराध के दायरे से होंगे बाहर। देखिए, राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्षों की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से और केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप हो, इस उद्देश्य से राज्यसभा ने मंगलवार को जल प्रदूषण यानी नियंत्रण और रोकथाम संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया है। विधेयक में जल प्रदूषण से जुड़े छोटे मोटे मामलों को अपराध के दायरे से बाहर करने का प्रावधान भी किया गया है। यह विधेयक इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि इसके जरिए केंद्र सरकार ने पर्यावरण की चिंता और विकास पर बराबर ध्यान देने का इरादा प्रकट किया है। विधेयक के माध्यम से केंद्र को यह शक्ति भी मिलेगी कि वह राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए उद्योगों की स्थापना के लिए अनुमति देने, मना करने अथवा अनुमति रद्द करने के दिशा निर्देश तय कर सके। संशोधन अधिनियम में पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से उद्योगों पर मानकों के उल्लंघन को लेकर की जाने वाली तमाम दंडात्मक कार्रवाइयों को सरल कर दिया गया है। उल्लंघन के मामले में अब जेल की सजा के बजाय केवल जुर्माना ही लगेगा। पहले ऐसे कुछ मामलों में अधिकतम 4 वर्ष की सजा का भी प्रारूप था। यह कानून मूल रूप से 1974 का यानी कि 1974 का है, जिसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र पटेल ने विधेयक के संदर्भ में कुछ विपक्षी सदस्यों के उन आरोपों को खारिज कर दिया कि वह संघीय ढांचे का उल्लंघन करता है अथवा इससे केंद्र को राज्यों में जल प्रबंधन पर अनुचित दखल देने का अवसर मिलेगा।
नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि लश्कर तोयबा का आतंकी दिल्ली स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया है। रियाज अहमद नाम था, जिसको आप पिक में देख रहे हैं, और इसने 31 जनवरी 2023 तक सेना में नौकरी की है। उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ और लश्कर तोयबा के लिए ये कार्य करने लगा, और ये कुछ ज़रूरी दस्तावेज के तौर पर या फिर विस्फोटक सामग्री कलेक्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए ये कार्य करता था। इसके एवज में इसे अच्छी खासी रकम भी मिल रही थी, लेकिन अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। 3 करोड़ लोगों के लिए मात्र 6 सिटी स्कैन पर हाईकोर्ट ने जताई है नाराजगी। देखिए, बुनियादी ढांचा बेहतर बनाने की जरूरत है, नहीं दिया जा रहा स्वास्थ्य क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान। देखिए, दिल्ली में चिकित्सा सुविधा के बुनियादी ढांचे की खस्ता हाल स्थिति पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है और गंभीर सवाल उठाए हैं। 3 करोड़ नागरिकों के लिए दिल्ली की सरकार के सभी अस्पतालों में महज 6 सिटी स्कैन मशीन होने के तथ्य पर अदालत ने नाराजगी व्यक्त की है कि इतनी बड़ी आबादी के लिए सिर्फ 6 सिटी स्कैन मशीन होना कहीं ना कहीं जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनसे काफ़ी पीछे दिखाता है। और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने अदालत में मौजूद स्वास्थ्य सचिव से पूछा कि अधिकारी अस्पतालों में बुनियादी ढांचे को कैसे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। अदालत ने कहा कि स्वास्थ्य सचिव ने दावा किया है कि सभी 6 मशीनें काम कर रही हैं, लेकिन 2 अलग अलग संस्थानों ने एक अलग अलग मामले में हलफनामा देकर कहा है कि ये पूरी तरह से कार्य नहीं कर रही हैं, यानी कि वहाँ की स्वास्थ्य स्थिति दिल्ली की खराब है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि संजय सिंह को अदालत ने शपथ ग्रहण करने की दोबारा दी अनुमति। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद आप नेता संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट ने राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण करने की दूसरी बार अनुमति दी है। अदालत ने पुलिस हिरासत में संजय सिंह को 8 और 9 फरवरी को संसद ले जाने को कहा है। विशेष न्यायाधीश MK नागपाल ने सिंह के अधिवक्ता और जेल अधीक्षक को शपथ ग्रहण की तारीख के बारे में राज्यसभा सचिवालय से संपर्क करने को कहा है। अदालत ने सिंह को किसी भी एक तारीख पर उचित सुरक्षा के बीच संसद ले जाने का निर्देश दिया और कहा कि इस बीच उनको मोबाइल फोन का उपयोग करने या किसी भी आरोपित संदिग्ध गवाह और मीडिया से बातचीत करने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि सिंह के परिवार के सदस्यों को शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान उनके साथ रहने की अनुमति दी गई है। इससे पहले भी इनको अनुमति मिली थी, लेकिन जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने इसलिए मना कर दिया इनको शपथ लेने से क्योंकि इनका जो मामला है वो संसद की विशेषाधिकार समिति के पास पेंडिंग है, और अब इन्हें अनुमति दी जाती है या नहीं दी जाती है वो 8 और 9 तारीख को पता चलेगा, यानी कल और परसों पता चल जाएगा। शिक्षा व स्वास्थ्य पर खर्च किया जा रहा 40% बजट केजरीवाल। तो ये पश्चिमी बिहार के डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के नवनिर्मित भवन का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को उद्घाटन किया। इस अवसर पर केजरीवाल ने कहा कि शिक्षा का जो बजट है उसे बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है और अब शिक्षा स्वास्थ्य पर दिल्ली के कुल बजट का 40% हिस्सा खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के सपने मर जाते थे, लेकिन अब सरकारी स्कूलों को ज़्यादा बेहतर बनाया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है, स्विमिंग पूल, लैब और लाइब्रेरी, इन सब चीज़ों का जीर्णोद्धार किया गया है। और जैसा कि प्राइवेट स्कूल में पहले होता, मतलब जैसा प्राइवेट स्कूल में होता है वैसे ही सरकारी स्कूलों में भी ये बुनियादी सुविधाएं दी गई हैं। स्थिति ये है कि प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा कर गार्जियन सरकारी स्कूलों में बच्चों के नाम लिखवा रहे हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव दिल्ली गवर्नमेंट स्कूलों में देखने को मिला है, क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं दुरुस्त की गई हैं। लेकिन ऐसी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने वाले उप मुख्यमंत्री को अगर किसी आरोप में जेल में डाला गया है तो उसकी भी जांच की जानी चाहिए और जल्दी से जल्द इस पर सुनवाई की जानी चाहिए। विभिन्न प्रयासों से खुदरा महंगाई दर में आ रही है कमी, सीतारमण। पिछले वर्ष 24 लाख टन अरहर और मसूर दाल का किया गया था आयात। 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 4 लाख टन प्याज जो है वो सरकार ने बाजार में भेजा है।
देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार विभिन्न प्रयासों से खुदरा महंगाई दर में कमी लाने का प्रयास कर रही है। दिसंबर और नवंबर में खुदरा महंगाई दर 5.69% और 5.5% थी। राज्यसभा में महंगाई पर चर्चा के दौरान मंगलवार को वित्त मंत्री ने कहा कि महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार जल्द नष्ट होने वाली खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति पर लगातार नजर रख रही है और उनकी आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि दाल का हम अधिक उत्पादन नहीं करते हैं, जिससे उसकी आपूर्ति प्रभावित हो जाती है और उससे दाल की कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं। और इसके लिए हमने जो आयात शुल्क में कुछ कटौती की और दालों का ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात किया है। 2023 में 8.80 लाख टन तुअर दाल यानी कि अरहर दाल को आयात किया गया। दाल की कीमतों को नियंत्रण करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया था और इसी तरह से आगे उन्होंने बताया कि 30 जनवरी तक 2.97 लाख टन भारत चना दाल की बिक्री हो चुकी है। यानी कि जो भारत ब्रांड से आटा, दाल, चावल की जो बिक्री की जा रही है वो बिक भी रहा है, सस्ते दामों पर बिक रहा है और लोग उसका फायदा भी उठा रहे हैं। सीतारमण ने कहा कि दाल की तरह प्याज के दामों को भी काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। 3 फरवरी तक 3.96 लाख टन प्याज 25 रुपए की दर से बाजार में जारी किया गया। प्याज के आयात पर रोक भी जारी है। प्याज की तरह टमाटर व अन्य जो जल्दी नष्ट होने वाली खाद्य वस्तुएं होती हैं उनको लगातार मार्केट में भेजा जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़कर 12,146 हो गई है। देश में गत 2 फरवरी तक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की संख्या 12,146 हो चुकी है। इसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र में 3,079 और इससे पहले दिल्ली में 1,886 और के साथ दूसरे स्थान पर है चार्जिंग स्टेशनों के मामले में। उत्तर प्रदेश में 582 और राजस्थान में 500 और मध्य प्रदेश में 341 चार्जिंग पॉइंट हैं और इसमें लगातार सब्सिडी देकर चार्जिंग पॉइंट जो है उनको स्टेशन है उनको बढ़ाया जा रहा है। गृह मंत्रालय की सूची में 17 संगठन गैर कानूनी, नित्यानंद राय। वर्तमान में गृह मंत्रालय की सूची में 17 संगठनों को गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यानी UAPA 1967 के तहत गैर कानूनी संघों के रूप में नामित किया गया है। UAPA 1967 की धारा 3 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर केंद्र सरकार देश भर में किसी भी संगठन को गैर कानूनी संगठन घोषित कर सकती है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा के एक लिखित जवाब में बताया कि इस सूची में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी लिट्टे, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी कि मोहम्मद यासीन गुट, सिख फॉर जस्टिस यानी कि SFJ, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI और इसके सहयोगी संगठन रिहाब इंडिया फेडरेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे कई मुस्लिम संगठनों पर प्रतिबंध यानी टोटल 17 संगठनों पर प्रतिबंध गैर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। पेपर लीक कानून के दायरे से बाहर रहेंगे विद्यार्थी और अभ्यर्थी। सरकारी नौकरियों में भर्ती एवं विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ केंद्र सरकार सख्त है। पेपर लीक या नकल कराते पकड़े जाने पर 3 वर्ष से अधिक लेकर या मतलब जो 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की जो सजा है और 1 करोड़ रुपए का जो जुर्माने का प्रावधान किया गया है, इसमें विद्यार्थी एवं अभ्यर्थी इसके दायरे में नहीं आएंगे। लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण विधेयक 2024 को मंगलवार को लोकसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। एक दिन पहले लोकसभा में यह विधेयक पेश किया गया था। परीक्षाओं में कदाचार को स्पष्ट करते हुए विधेयक में कहा गया कि प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी को लीक करना, परीक्षा में अनाधिकृत रूप से किसी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अभ्यर्थी की सहायता करना एवं कंप्यूटर नेटवर्क संसाधन एवं सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करना अपराध माना जाएगा। इसी तरह का व्यवहार किसी व्यक्ति या समूह या संस्था द्वारा किए जाने को कदाचार की श्रेणी में रखा गया है। दोषियों से परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा और उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। इस कानून के दायरे में UPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि NTA द्वारा आयोजित परीक्षाएं आएंगी इसके दायरे में।
और उन्होंने इसे बेटे बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए जरूरी और राजनीति से ऊपर बताया है। इस कानून के तहत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो परीक्षा की पारदर्शी प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करेंगे। कदाचार के कारण परीक्षा रद्द होने की स्थिति में दोबारा परीक्षा लेने की समय सीमा तय करने के कुछ सदस्यों की सलाह पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसे मामलों में सीबीआई जांच या अन्य प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, इसलिए समय सीमा तय करना संभव नहीं है। लेकिन सरकार का प्रयास परीक्षार्थियों के हित में होगा। विद्यार्थियों में आत्महत्या के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए मंत्री ने कहा कि प्रतिभा एवं परिश्रम के आधार पर उन्हें मौका मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है, इतने पेपर लीक होते हैं, उसमें आप देखते होंगे कि, और इस बारे में शायद आप जानते भी होंगे कि ग्रामीण इलाकों में या फिर शहरी इलाकों में पैसे देकर नौकरी पाने की चाह कितनी होती है। इन्हें मेहनत नहीं करना चाहते हैं और इसमें सॉल्वर जो होते हैं उन्हें अच्छी खासी मोटी रकम मिलती है, इसलिए वो इसमें शामिल हो जाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि गाँव में किसान लोग क्या करते हैं, अपनी ज़मीन बेचकर सरकारी नौकरी के लिए आ जाते हैं। मतलब आप समझिए कि जो कितनी स्थिति भयावह है कि एक पूंजी को बेचकर दूसरी पूंजी पाने की कोशिश की जाती है। सरकारी नौकरी को इतना हवा बना दिया जाता है कि लोग पुश्तैनी ज़मीन तक बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं पर शहरी क्षेत्रों में बड़े बड़े जो अधिकारी या फिर कुछ संपत्ति वाले जिनके पास ठीक ठाक पैसे हैं, अब उनके लड़के पढ़ते नहीं हैं, लड़कियां पढ़ नहीं पाती हैं या तेज नहीं होते हैं पढ़ने में, तो वो क्या करते हैं कि पैसे ले लो हमसे लेकिन नौकरी दिला दो। उसमें सॉल्वर बैठाया जाता है और नौकरी दी जाती है। इसमें जो अच्छी प्रतिभाएं होती हैं, तेज तरार प्रतिभाएं होती हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पाती, क्योंकि एक ही सॉल्वर हर पाली में परीक्षा देता है। अब हर पाली में अगर वो परीक्षा दे रहा है तो उसने 3 से 4 सीटें खा ली, यानी कि उस जगह पर 3 से 4 उन लोगों को नौकरी मिल सकती थी जो सक्षम थे, परिश्रमी थे और शायद जिन्हें सच में उसकी ज़रूरत थी। तो इसलिए ये कानून बनना आवश्यक था। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। महिला आरक्षण बस कागज पर यह धारणा ना बनाएं, धनखड़। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने महिला आरक्षण पर शिवसेना यानी उद्धव गुट की सांसद प्रिया चतुर्वेदी की टिप्पणी को खारिज करते हुए कहा कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण केवल कागज पर मिल रहा है, यह धारणा बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चर्चा में भाग लेते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने मंगलवार को उच्च सदन में कहा कि पिछले साल संसद में पारित महिला आरक्षण बिल 2029 के बाद ही लागू होगा, यानी कि महिलाएं तब तक कतार में खड़ी रहेंगी, लेकिन हम इसके लिए दरवाजा 2029 में ही खोलेंगे, ऐसा सरकार बोल रही है। धनखड़ ने कहा कि इस कानून तक पहुंचने का रास्ता एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिसमें कई बदलाव करने होंगे, उसके लिए समय चाहिए होगा और इस लोकसभा में इतनी जल्दी ये व्यवस्था नहीं हो सकती है। धनखड़ ने कहा कि इस एक इकोसिस्टम बनाने के लिए कुछ दिया ही जा रहा है, इसलिए ऐसा भाव ना दर्शाएं कि कुछ ऐसा दिया गया है जो तत्काल लागू किया जा सकता है। सभी को पता है कि इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पहले परिसीमन करना पड़ता है। आरक्षण के लिए संसदीय क्षेत्रों की पहचान करनी जरूरी है। 3 दशकों से हमारी माताएं और बहनें इन आरक्षणों का इंतजार करती रही हैं और आखिरकार सबके सहयोग से ये अब साकार होने जा रहा है, तो इसमें सहयोग करें। जम्मू कश्मीर में निकाय चुनाव में ओबीसी को मिलेगा आरक्षण। जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकायों के चुनाव में भी अब अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। संबंधित विधेयक को लोकसभा में मंगलवार को चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सब तरफ विकास है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर की जनता परेशान है। विधेयक के जरिए जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989, जम्मू कश्मीर निगम अधिनियम 2000 और जम्मू कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2000 में संशोधन किया गया है। केंद्र शासित इस प्रदेश में अभी तक पंचायतों और नगर पालिकाओं में ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। राय ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य निकाय चुनाव में निष्पक्षता को स्थापित करना है। अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। शांति सुरक्षा के साथ सिंचाई, कृषि और पर्यटन को गति मिली है। सामाजिक सुधार में भी पर्याप्त बदलाव देखने को मिले हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर लगेगी बाड़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए कटिबद्ध है। केंद्र सरकार पूरी तरह से 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर बाढ़
लगाने का निर्णय ले चुकी है। बेहतर निगरानी के लिए सीमा के साथ साथ एक पेट्रोलिंग ट्रैक भी बनाया जाएगा और कुल सीमा में से मणिपुर के मेरोह से 10 किलोमीटर के हिस्से में बाड़ लगाई भी जा चुकी है। शाह ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि हाइब्रिड सर्विलांस सिस्टम के माध्यम से बाड़ लगाने के लिए 2 पायलट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इन प्रोजेक्ट के तहत अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर से प्रत्येक में पहले 1-1 किलोमीटर सीमा पर बाड़ लगाई जाएगी और मणिपुर में लगभग 20 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ लगाने की मंजूरी मिल चुकी है। यमुना में झाग रोकने के लिए समूचे सीवेज के ट्रीटमेंट की जरूरत। संसद की एक स्थायी समिति ने कहा है कि यमुना में झाग बनने से रोकने के लिए दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से इस नदी में प्रभावित किए जाने वाले समूचे सीवेज का ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। यमुना में झाग का बड़ा कारण बिना ट्रीटमेंट वाले सीवेज में फॉस्फेट और जो सरफेक्टेस की मौजूदगी होती है। समिति का कहना है कि प्रदूषित नदी में झाग से त्वचा पर खुजली और संक्रमण हो सकता है। जल संसाधनों पर स्थायी समिति ने अपनी 27वीं रिपोर्ट में रेखांकित किया है कि यमुना में झाग को दिल्ली में आईटी ब्रिज, ओखला व कालिंदी कुंज जैसे स्थानों पर देखा गया है। ओखला बैराज से नीचे की तरफ झाग ज़्यादातर पानी के नीचे गिरने की वजह से बनता है। इस बैराज का रखरखाव उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक ओखला बैराज पर दिल्ली का पूरा पानी ट्रीटमेंट वाला और बिना ट्रीटमेंट वाला है अवरुद्ध कर दिया जाता है और सिर्फ अतिरिक्त पानी ही नीचे छोड़ा जाता है। समिति ने रिपोर्ट में अपनी पहले की सिफारिशें दोहराई हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों की तकनीक को उन्नत बनाकर उनकी क्षमता को बढ़ाया जाए और सभी उद्योगों को साझा अपशिष्ट उपचार संयंत्रों से जोड़ा जाए। नेक्स्ट न्यूज़ में आते हैं और यह है एडिटोरियल पेज से। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है कि राजनीतिक अनिश्चितता से घिरा पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना ने वे सभी दांव चले हैं जिनसे लोकप्रिय होने के बाद भी इमरान खान की पार्टी सत्ता की दौड़ से बाहर हो जाए। इसी पर आर्टिकल लिखा गया है विदेश मंत्रालय में सचिव रहे विवेक काटजू द्वारा। ये यहाँ पर बता रहे हैं कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को नेशनल और प्रांतीय असेंबली के चुनाव होने हैं और नेशनल असेंबली का कार्यकाल गत वर्ष अगस्त में समाप्त हो चुका है। शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी कि PDM सरकार ने पाकिस्तानी जो संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप चुनाव से पहले त्यागपत्र दे दिया था ताकि कार्यवाहक सरकार गठित हो सके। पाकिस्तान में यही व्यवस्था है कि नेशनल असेंबली भंग होने के 90 दिन के भीतर कार्यवाहक सरकार के अंतर्गत चुनाव संपन्न होने चाहिए। हालांकि पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने जारी परिसीमन प्रक्रिया के चलते निर्धारित अवधि में चुनाव कराने में असमर्थता जताई थी। जनरल मुनीर और इमरान के बीच टकराव पुराना है। इमरान ने प्रधानमंत्री रहते हुए तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बाजवा को इसके लिए मनाया था कि वह ISI के मुखिया पद से मुनीर को विदा कर दें। ISI प्रमुख का पद पाकिस्तान में रुतबे का प्रतीक माना जाता है। बाद में बाजवा और इमरान के बीच ही समीकरण बिगड़ गए। बाजवा ने अप्रैल 2022 में इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से बेदखल करने में अहम भूमिका निभाई और उनकी जगह PDM सरकार गठित करा दी। PDM असल में इमरान विरोधी दलों का एक गठबंधन है जिसमें नवाज शरीफ की PMLN, भुट्टो जरदारी परिवार की पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी यानी PPP और मौलाना फजल उर रहमान की JUIF शामिल है। जब बाजवा को सेना प्रमुख के रूप में मिला सेवा विस्तार नवंबर 2022 में समाप्त हो गया, तब नवाज शरीफ ने सुनिश्चित किया कि शीर्ष सैन्य पद पर आसिम मुनीर की ताजपोशी हो, वह भी तब जबकि उनकी नियुक्ति की राह में कुछ तकनीकी बाधाएं भी थी। नवाज शरीफ ने इमरान और मुनीर के बीच कड़वाहट से भली भांति परिचित थे उस कड़वाहट से और उन्हें अनुमान था कि इमरान को सत्ता से दूर रखने के लिए मुनीर किसी भी सीमा तक जाने में संकोच नहीं करेंगे। अभी तक नवाज शरीफ सही साबित होते दिख रहे हैं। मुनीर और न्यायपालिका की एक प्रकार की जुगलबंदी के चलते इमरान गत वर्ष मई से ही जेल में है और कई मामलों में दोष भी सिद्ध हो चुका है। इमरान खान की छवि को हर संभव तरीके से खराब करने के बावजूद इस तथ्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि युवा और महिलाएं मतदाताओं के बीच वह खासे लोकप्रिय हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि सेना, अन्य राजनीतिक दलों और न्यायाधीशों द्वारा इमरान को किनारे करने की तमाम कोशिशों के बाद भी लोग निर्दलीय के रूप में लड़ रहे PTI प्रत्याशियों के पक्ष में कैसे मतदान करते हैं।
पठान होने के नाते इमरान खैबर पख्तूनख्वा यानी कि केपी प्रांत में काफ़ी लोकप्रिय हैं। ऐसे में वहां उनके समर्थकों के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। वर्तमान परिस्थितियों में नवाज शरीफ ही मुनीर की पहली पसंद होंगे। नवाज राजनीतिक वनवास के बाद गत वर्ष नवंबर में ही पाकिस्तान लौटे हैं। तब से वह लगातार इमरान पर हमलावर हैं। उन पर लगे सभी प्रतिबंध हट गए हैं। वह नेशनल असेंबली की 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। सेना भी हर संभव प्रयास करेगी कि उनकी पार्टी सरकार बनाने लायक सीटें ले आए। नेशनल असेंबली में 342 सीटें हैं। इनमें से 272 पर प्रत्यक्ष चुनाव होता है। 60 सीटें महिलाओं और 10 गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित हैं। अगर चुनाव जनरल मुनीर की मंशा के अनुरूप होते हैं तो PML न केवल केंद्र में सरकार बनाने में सफल होगी बल्कि पंजाब की सत्ता पर भी काबिज हो जाएगी। हालांकि नवाज शरीफ की सेहत पूरी तरह दुरुस्त नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ समय के लिए तो वही पाकिस्तान की कमान संभालते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक कामकाज का व्यापक दारोमदार उनके भाई शहबाज शरीफ पर रहेगा, जिनके सेना के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। वहीं अगर PTI के समर्थक बड़ी संख्या में जीतकर आते हैं, भले ही सरकार बनाने में सफल ना भी हों, तो यह इमरान खान के लिए बड़ी नैतिक विजय होगी, जिससे सेना पर भी दबाव बढ़ेगा। तब पाकिस्तान एक ऐसे समय भारी अनिश्चितताओं की ओर बढ़ेगा जब उसकी आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं कि अयोध्या के बाद आगे क्या। देखिए, काशी और मथुरा के मामले हल होने चाहिए, लेकिन इसी के साथ देश को मंदिर मस्जिद के विवादों से बाहर निकलना चाहिए। इसी पर आर्टिकल लिखा गया है दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर राजीव सच्यान द्वारा। राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी न केवल यह प्रश्न उन्होंने किया था कि अयोध्या के बाद आगे क्या, बल्कि इसका उत्तर देते हुए भी कहा था कि हमें आज से इस पवित्र समय से आगे 1000 साल के भीतर की नींव रखनी होगी। निसंदेह ऐसा ही किया जाना चाहिए, क्योंकि क्या काशी की ज्ञानव्यापी और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़े मामलों को ओझल किया जा सकता है। ये दोनों मामले पहले से ही अदालतों के समक्ष हैं। 1991 के उस पूजा स्थल अधिनियम के बाद भी है, जो यह कहता है कि धार्मिक स्थलों का चरित्र वैसा ही रहेगा जैसा 15 अगस्त 1947 को था। राम जन्मभूमि विवाद के समय मंदिर पक्ष की ओर से भी यह कहा गया था कि यदि अयोध्या, वाराणसी और मथुरा की मस्जिदें उसे मिल जाएं तो वह उन स्थलों से अपना दावा छोड़ देगा जहां मंदिरों को ध्वस्त कर मस्जिदें बनाई गई थी। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका। अयोध्या में तो प्रमाण खोजने पड़े थे, लेकिन इसके लिए तो किसी साक्ष्य की आवश्यकता ही नहीं कि काशी और मथुरा में मंदिरों को ध्वस्त कर मस्जिदें खड़ी की गई हैं। खुद औरंगजेब के दरबारी की किताब में लिखा गया है कि ऐसा किया गया। इस तथ्य और सत्य को मस्जिद पक्ष भी जान रहा है, लेकिन अब वह तरह तरह के बहाने बना रहा है। आज यह कहना कठिन है कि काशी एवं मथुरा के मामले कब और किस तरह सुलझेंगे, लेकिन यह आसानी से कहा जा सकता है कि इन विवादों की अनदेखी कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। काशी और मथुरा जैसे मामले तो समझ में आते हैं, क्योंकि वे सदियों से आस्था के बड़े केंद्र होने के साथ देश की अस्मिता और उसकी संस्कृति सभ्यता से जुड़े हैं। लेकिन क्या अन्य सैकड़ों हजारों मंदिरों को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है? क्या काशी और मथुरा के मंदिरों की तरह इन सैकड़ों हजारों मंदिरों के पुनरुत्थान या पूजा पाठ का सिलसिला चल सकता है? मंदिर पक्ष को मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदों पर दावा इस आधार पर नहीं करना चाहिए कि मस्जिद पक्ष अयोध्या पर राजी नहीं हुआ और काशी एवं मथुरा पर सुलह समझौते को लेकर सकारात्मक रवैया नहीं प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए अब हम इतने स्थानों पर दावा करेंगे। निसंदेह काशी एवं मथुरा जैसे मामले सुलझने ही चाहिए, लेकिन इसके साथ ही मंदिर मस्जिद विवाद से बाहर निकलना चाहिए। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हम पहली न्यूज़ ले रहे हैं कि ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर के साथ निर्यातक भी बनेगा भारत। देखिए, प्रधानमंत्री ने गोवा में किया दूसरे इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन। कहा, भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए हम अभी से कर रहे हैं तैयारी। 9000 पेट्रोल पंपों पर 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की शुरुआत की गई है, बिक्री शुरू की गई है। 67 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा गैस क्षेत्र में। अगले 6 से 7 वर्षों के दौरान 15% हो जाएगी इकोनॉमी में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी, और इसमें निवेश भी बढ़ेगा। भारत अपनी ऊर्जा जरूरत के लिए बड़े पैमाने पर
कच्चे तेल या फिर गैस का आयात करता है, लेकिन भारत अब ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़े निर्यातक के तौर पर भी स्थापित होने लगा है। देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने जिस पैमाने पर निवेश की योजना बनाई है, उससे ऊर्जा क्षेत्र में भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि पेट्रोलियम उत्पादों के अलावा ग्रीन हाइड्रोजन, बायोमास, पेट्रो रसायन के एक वैश्विक आपूर्तिकर्ता के तौर पर भी स्थापित होगा। दक्षिण गोवा के बैतूल में दूसरे इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही संदेश दिया कि उन्होंने कहा कि भारतीय इकोनॉमी में गैस क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए ही अगले 6 से 7 वर्षों में 67 अरब डॉलर का निवेश होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत पहले ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी ऊर्जा उपभोक्ता देश है, साथ ही तेल व एलपीजी का भी तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इसके अलावा चौथा सबसे बड़ा जो एलएनजी आयातक है, चौथा बड़ा रिफाइनर है, चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार भी है। भारत में 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों के अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अनुमान है कि 2045 तक भारत में एनर्जी की मांग दोगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। सस्ती दरों पर भारत चावल की बिक्री शुरू। बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण की कोशिशों के तहत केंद्र सरकार ने भारत चना, दाल, आटा यानी तीनों चीजें, चना, दाल और आटा के बाद भारत चावल भी बाजार में उतार दिया है। केंद्रीय खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को 5 एवं 10 किलो के पैकेट में 29 रुपये प्रति किलो चावल भारत राइस ब्रांड चावल लॉन्च किया है। इसकी बिक्री नेफेड एवं एनसीसीएफ यानी कि भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के साथ केंद्रीय भंडार के आउटलेट एवं प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी। सरकार ने दावा किया है कि यह चावल औसत खुदरा कीमत से लगभग 34% सस्ता है। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल पेज से, जिसमें पाकिस्तान की न्यूज़ है। इसको स्किप करेंगे क्योंकि हम अभी एडिटोरियल पेज पर डिस्कस कर चुके हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री के दौरे के बीच गाजा पर इजरायली हमले जारी। रूस के प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार अकूनिन की गिरफ्तारी का आदेश। मॉस्को की अदालत ने मंगलवार को चर्चित जासूसी उपन्यासकार बोरिस अकूनिन को आतंकवाद का महिमामंडन करने के लिए गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है। उन पर 2 माह पहले प्रैंक कॉल पर यूक्रेन का समर्थन करने का आरोप लगाया गया था। MQ-9B ड्रोन से मजबूत होगी भारत की समुद्री सुरक्षा। अमेरिका ने कहा है कि 31 सशस्त्र MQ-9B ड्रोन मिलने से भारत की समुद्री सुरक्षा और मजबूत होगी। यह उसे भविष्य के खतरों से निपटने में सक्षम बनाएगी। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ होगी। पिछले हफ्ते अमेरिका ने 3.99 अरब डॉलर के अनुमानित लागत वाले सशस्त्र ड्रोनों की बिक्री को मंजूरी दी है। अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने सोमवार को नियमित प्रेस वार्ता में कहा कि इस ड्रोन की बिक्री की मंजूरी से भारतीय साझेदार के साथ हमारे संबंध और मजबूत होंगे। ये सशस्त्र ड्रोन समुद्री अभियानों के दौरान भारत की निगरानी क्षमता बढ़ाने में सहायक होंगे। चलिए, तो ये आज का यानी 7 फरवरी 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।